हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ प्रिपरेशन में आपको मदद मिलती होगी। और आज जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उसने मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा परेशान किया था जब मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान इन चीज़ों को फेस कर रहा था। मेंस आंसर राइटिंग में जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते थे, डायरेक्टिव वर्ड्स जैसे कि जस्टिफाई, क्रिटिकली एनालिसिस, है ना? और इल्यूसिडेट, सिंप्लीफाई या एग्जामिन या फिर एनालाइज, कमेंट, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये जब किसी क्वेश्चन के पीछे लग जाते हैं, है ना? जैसे बहुत एक बड़ा सा स्टेटमेंट होगा और उसके बाद में लिख देंगे इल्यूसिडेट, ठीक है? या फिर डिस्कस या फिर क्रिटिकली एनालाइज। तो अगर ये वर्ड है तो उसका आंसर दूसरा होगा, अगर ये वर्ड है तो उसका आंसर दूसरा होगा और अगर ये वर्ड है तो उसका आंसर कुछ और ही होगा। इसी प्रॉब्लम से मैं बहुत ज़्यादा जूझता था और मेरा ये एफर्ट है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की, वो आप ना फेस करें और अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ बना सकें। सो लेट अस डिस्कस दीज़ पॉइंट्स वन बाय वन कि डिस्कस अगर लिखा हुआ है हमारे आंसर के अगर क्वेश्चन के पीछे, तो हमें उसका आंसर कैसे करना है? देखिए डिस्कस अगर मैं देसी भाषा में समझाऊँ, तो जब भी हम डिस्कस करते हैं तो जैसे सपोज़ 5 लोग बैठे हैं, डिस्कस करेंगे। तो वो अपना अलग-अलग डायमेंशन देंगे, अपनी-अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसके पीछे कोई फैक्ट बताएँगे। तो डिस्कस के अंदर क्या होगा कि डिस्कस में आपको क्या करना है, डायमेंशंस, बहुत सारी डायमेंशंस को टच करना है, ठीक है? जैसे अगर सपोज़ कोई भी क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, तो आपको उसके अंदर ट्रेड एस्पेक्ट भी डिस्कस करना है, आपको उसके अंदर कल्चरल फैक्टर्स भी डिस्कस करने हैं, आपको उसके अंदर इकोनॉमी डिस्कस करनी है, पॉलिटी डिस्कस करनी है, ज्योग्राफी डिस्कस करनी है, उन 2 नेशन से रिलेटेड जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो डायमेंशंस आपके पास काफ़ी होनी चाहिए, प्लस उन डायमेंशंस के सपोर्ट में आपको वैलिडेट करने के लिए कोई एग्ज़ाम्पल होना चाहिए या फिर कोई आप डेटा साथ में उसके लेके आएँ, ठीक है? यही एक मुद्दा होता है कि इसके अंदर आपको डिस्कशन में क्या करना है, अगर सपोज़ एक और एग्ज़ाम्पल हम लें कि जैसे अभी हमने आईआर का एग्ज़ाम्पल लिया, अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी चैलेंजेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, सपोज़ कीजिए कि गवर्नेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर जन धन योजना की हम बात करें, जन धन योजना में अगर हम बोलें कि इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स खुले, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ये हैं, वो हैं, 10 तरह की चीज़ें इसके अंदर हमें क्वेश्चन में बता दी कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, है ना? अब उसके अंदर बोला जाएगा कि डिस्कस। तो आपको क्या करना है, ये सारे बेनिफिट्स आपको डिस्कस करने हैं शुरू में कि हाँ, ये भी है इसके अंदर। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो ढेर सारे इसमें अकाउंट्स ओपन हो गए हैं, है ना? इसमें बैंकिंग के लिए क्या हो गई, इंक्लूसिविटी आ गई है ना? फिर दूसरा अगर हम बोलें कि इसके अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कि इमरजेंसी में अगर किसी को यूज़ करना हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बेनिफिट्स गिना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्टली सिंपली ऐसे ही एंड कर देंगे, तो कहीं न कहीं कुछ डायमेंशंस कम रह जाएँगी। जैसे कि हमें इसके अंदर क्या और ऐड करना चाहिए? इसके अंदर हमें एक छोटा-सा जब वे फॉरवर्ड एंड जब हम कन्क्लूज़न कर रहे हैं, तो उससे जस्ट पहले हम कुछ चैलेंजेस डाल दें कि ऑल्दो दीज़ आर द बेनिफिट्स बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस टू। चैलेंजेस में आप क्योंकि ये की डिमांड नहीं है, ये क्या है पेरिफेरल डिमांड है। देखिए की डिमांड और पेरिफेरल डिमांड का मतलब ये होता है कि की डिमांड आपके सामने एक्सप्लिसिटली लिखी होगी कि ये आपको अपने क्वेश्चन में लिखना है। पेरिफेरल डिमांड आपको आइडेंटिफ़ाई करनी होगी कैसे? वही कीवर्ड्स के थ्रू। जैसे कीवर्ड डिस्कस था तो इसका मतलब आपको 1-2 डायमेंशन ऐसे ही सिलेक्ट करनी होगी। जैसे इसके अंदर आप चैलेंजेस कैसे लिखोगे? एकदम 1.2 1, 2, 3, 4 ऐसे आप करके पॉइंट्स नहीं लिखोगे। आप इसके अंदर सिर्फ छोटा-सा एक फ्लो चार्ट बना दोगे चैलेंजेस दिस, दिस और दिस, ठीक है? 4 छोटे से चैलेंजेस लिख दिए और उसे फिर वे फॉरवर्ड करके या फिर सजेशंस या फिर सॉल्यूशंस करके उसके बाद लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, ठीक है? और ये सारा आपके हाफ एन पेज में होना चाहिए। क्योंकि अक्सर डिस्कस वाले क्वेश्चन कहाँ आते हैं? 15 मार्कर में आते हैं। 15 मार्कर में अक्सर जब हम नए-नए एस्पिरेंट्स होते हैं, नए-नए आंसर्स लिखना शुरू करते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है कि डायमेंशंस कैसे इंक्रीज़ करें। तो ये एक डायरेक्ट तरीका है अपने आंसर को स्मूथ बनाने का। और ये जो टाइम है, इस समय आपका लगभग काफ़ी सारा पोर्शन मेंस का भी कवर हो चुका होगा और आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इस समय करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि एकदम राइट टाइम है।
ये एकदम राइट टाइम है आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का, क्योंकि अब आपके पास कंटेंट है, आपके पास टाइम भी है, क्योंकि अभी आपके पास प्रीलिम्स का बर्डन नहीं है। प्रीलिम्स का बर्डन आपको कब से लेना है? 15th जनवरी से लेना है। तो इससे पहले आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करके रखिए और एथिक्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें अभी आपकी प्रिपेयर्ड है, इसीलिए आपको क्या मिलेगा? एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा कि हाँ, आप बिना प्रेशर के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक साथ मेंटेन करके अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। नाउ अगर हम देखें सेकंड, तो उसमें आता है एग्ज़ामिन। एक ये वर्ड भी आता है, यानी कोई आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसके बाद में लिखा रहेगा एग्ज़ामिन। तो अब ज जब एग्ज़ामिन लिखा होता है, तो आपको उसमें क्या करना होता है कि जैसे सिंपली जैसे अगर हम किसी का एग्ज़ाम लेते हैं, तो हम एग्ज़ाम में उसको क्या करते हैं, हम उसे चेक करते हैं कि भई इसने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, गलत लिखा है, क्या पॉइंट सही है, क्या गलत है। तो वही चीज़ हम एग्ज़ामिन में करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए कि WHO's role has decreased in the present times, citing the recent outbreaks in the years 2019, जैसे कोविड आया और अभी जैसे अभी निमोनिया की जो बात चल रही है, जो चाइना में काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया है। तो इस तरह के अगर हम देखें, तो अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट आ जाता है और उसके बाद लिखा होता है कि एग्ज़ामिन, तो इसमें क्या करेंगे आप? आप इसके रोल को एग्ज़ामिन करेंगे। एग्ज़ामिन कैसे करते हैं? एग्ज़ामिन करते हैं कुछ फैक्ट्स डाल के, है ना? इसके आप पहले पॉज़िटिव्स बताओगे कि हाँ, ये डब्ल्यूएचओ का रोल कुछ क्या हुआ है, कम तो हुआ है, ठीक है? डब्ल्यूएचओ का रोल कम हुआ है। लेकिन क्या एग्ज़ैक्टली ऐसा ट्रू है? ऐसा ट्रू नहीं है। ये पॉइंट भी आप बता सकते हो, क्यों? क्योंकि रिसर्च में काफ़ी मदद की है। डब्ल्यूएचओ ने जब कोविड आया था, उसके बाद वैक्सीनेशन का जो डेवलपमेंट है, उसमें काफ़ी मदद की थी। फिर डेटा कलेक्शन में काफ़ी मदद की थी। तो ऐसे आप 5 पॉइंट ये भी गिना सकते हो। तो आपने क्या किया? उसे एग्ज़ामिन किया। जैसे आप एग्ज़ामिन में क्या करते हो? एग्ज़ामिन में किसी को आप बताओगे कि हाँ, ये पॉइंट्स आपने अच्छे लिखे हैं, लेकिन ये पॉइंट आपकी कमी रह गई, तो यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। उसी तरह आपको उस गिवन स्टेटमेंट को एग्ज़ामिन करना है। देखो, ये सारे कीवर्ड्स अगर आपको समझ में आ जाएँगे, तो आपको क्वेश्चन का देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। मैं अक्सर क्या करता था कि ये स्टेटमेंट जब भी मैं स्टेटमेंट आता था, डायरेक्टली आंसर लिखने की तरफ भाग जाता था, कि फटाफट आंसर लिखते हैं, बहुत टाइम कम है। तो उस कारण से काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती थी कि डिमांड कुछ और होती थी और मैं आंसर कुछ और लिख जाता था। तो वो एक इश्यू आपके साथ ना आए, इसीलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। फिर एक आता है क्रिटिकली इवैल्यूएट। क्रिटिकली इवैल्यूएट का अगर हम सिंपली मीनिंग देखें, तो आपको क्या करना है? अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पुट करना है। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन का एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज़ करो कोई ऑफ़िस है। ऑफ़िस में बॉस ने क्या किया? बॉस ने कोई प्लान डिस्कस किया, ठीक है? सभी एम्प्लॉइज़ के साथ। और वहाँ कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे होंगे जो कि क्या करते होंगे कि नहीं, नहीं बॉस बहुत अच्छा प्लान है आपका, बहुत ज़बरदस्त प्लान है। लेकिन आप एक ऐसे एम्प्लॉयी हो, ठीक है? आप एक ऐसे एम्प्लॉयी जो आप इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बॉस हैं या क्या हैं, आप इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हो। आप क्या करोगे? देखो बॉस, इसके अंदर ये पॉइंट्स तो बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो 4 पॉइंट्स आपने बताए, इस पे क्या है कि मैं एग्री नहीं करता हूँ और मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स ठीक नहीं होंगे हमारी कंपनी के लिए और इसमें हमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है और ये चेंजेस मैं सजेस्ट करता हूँ। यानी आपने क्या दिया? स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया विदाउट एनी बायसेस। यानी आपने उसको क्या किया? क्रिटिकली इवैल्यूएट किया उस चीज़ को, ठीक है? इसी का अपोज़िट क्या होता है? इसी का अपोज़िट होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया, तो वो स्टेटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा? जस्टिफाई करना होगा एज़ इट इज़। जैसे कोई भी स्टेटमेंट दे दिया कि सपोज़ दिस इज़ टेकिंग प्लेस बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न्स। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ, इसी कारण हो रहा है, यही तो कारण है, इस कारण से ही हो रहा है, हमारे पड़ोस में भी इसी कारण से होता है, मेरे तो घर में इसी कारण से होता है। ठीक है? तो इतना मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? उस रीज़न को जस्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही क्या है? जस्टिफाई। और यहाँ क्या है? क्रिटिकली इवैल्यूएट। अगर सेम स्टेटमेंट के पीछे अगर ये कीवर्ड लग जाए और सेम स्टेटमेंट के पीछे ये कीवर्ड लग जाए, तो दोनों में आंसर में परिवर्तन आ सकता है और डेफ़िनेटली आएगा ही। फिर देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड होता है इल्यूसिडेट।
इल्यूसिडेट में क्या होता है, इल्यूसिडेट का सिंपल मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। इसका मतलब होता है किसी भी भयंकर चीज़ को, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को एकदम सिम्प्लीफाइड सिम्प्लीफाइड तरीके से क्या करना, पेश करना। इल्यूसिडेट का मतलब होता है कोई भी टेक्निकल चीज़, कोई भी टफ चीज़, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, सिम्प्लीफाइड वे में प्रेज़ेंट कर रहे हैं। यानी अगर आपको कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल दे दिया जाए, जिसके अंदर बोला जाए कि हाँ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके साथ-साथ क्या है, करप्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ उसके अंदर दे दी, आपको क्या करना है, सिम्प्लीफाई करके उसको प्रेज़ेंट करना है, कुछ फैक्ट्स रख के कि हाँ, देखो ये सही कह रहे हैं, इसके अंदर ये इसको ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये इकोनॉमी भी इफ़ेक्ट हो रही है, अराउंड 2-3% जीडीपी इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है? उसके कारण से क्या है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड होने के कारण करप्शन आ रहा है। तो इस तरह से आपको उन उन कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स को एकदम सिम्प्लीफाइड तरीके से प्रेज़ेंट कर रहा है, जैसे कि कोई लेमैन उसे पढ़ने जा रहा हो। तो ये होता है इलुसिडेट का मीनिंग। फिर अगर हम बात करें इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट की जहाँ बात आ जाती है वहाँ सिंपली इलस्ट्रेट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को दर्शाना। अब दर्शाओगे कैसे? जैसे अगर कोई भी बोले कि अच्छा ये बताओ थ्री इडियट्स एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा। थ्री इडियट्स मूवी में क्या होता है? वो चटनी गिरा के दिखाते हैं, है ना? आमिर खान कि ये देखो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके दिखाता हूँ तुरंत। तो थ्री इडियट्स वाली तरह ही जहाँ लिखा आ जाए इलस्ट्रेट तो हमें क्या करना है? चटनी गिरा देनी है यानी एग्ज़ाम्पल्स की भरमार करनी है। एग्ज़ाम्पल्स देके तो हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को इलस्ट्रेट करते हैं कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि देखो ये वाला क्रिकेटर है, ये तो अच्छा नहीं खेलता है। तो हम क्या बोलेंगे? अरे ऐसा कैसा बोल रहे हो आप? बिल्कुल अच्छा खेलता है। ये देखो वहाँ पे उन्होंने 100 बनाया था, वो भी नॉट आउट थे, है ना? इसमें उन्होंने जो है अराउंड 50 बॉल्स में देखो 110 रन्स बना दिए थे। ऐसा आप एग्ज़ाम्पल दोगे ना, तभी तो सामने वाले को विश्वास होगा, ठीक है? तो जहाँ भी लिखा हुआ है कि इलस्ट्रेट आपको करना है, तो इलस्ट्रेट का मतलब ही क्या है? आपको एग्ज़ाम्पल्स ही एग्ज़ाम्पल्स देने हैं उसके अंदर। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देके उसे आप चीज़ को क्या करोगे? वैलिडेट करोगे। फिर अगर हम बात करें कमेंट की, कमेंट जहाँ लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ आपको क्या देना है? एक ब्रॉडर कमेंट्स देने हैं अपने। आपको इतना इन डिटेल नहीं जाना है, इन डेप्थ नहीं जाना है आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में। आपको सिर्फ़ अपने कमेंट्स देने हैं। जैसे आप कमेंट्री करते हो, जैसे ये देखो अगर हम बात करें क्रिकेट की बात करें तो कमेंट्री चलती है, तो आप क्या बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हो? नहीं, आप बोलते हो ये बॉल आई, ये इन्होंने चौका मारा और इतना रन लिया, ये भागा और फिर इतने में ऐड आ जाता है, ठीक है? आप क्या डिटेल में गए? नहीं गए। उसी तरह आप क्या करोगे? आप इसके अंदर कमेंट करोगे। जैसे अगर कोई भी आपको इंटरनेशनल रिलेशन का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर हम इंडिया यूके एफटीए की बात करते हैं, ठीक है? इंडिया यूके एफटीए की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बोला जाए कि दिस विल बी ए ग्रेट डिसीजन एंड इससे दोनों देशों को बहुत फ़ायदा होगा, कमेंट। तो अब आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जा नहीं जाओगे, उसकी आप हिस्ट्री नहीं बताओगे, उसके अंदर क्या डेलिब्रेशंस होंगे वो आप नहीं बताओगे, आप सिर्फ़ उसके बेनिफिट्स क्या कर दोगे, लिख दोगे। जैसे कि आपने आपने लिख दिया कि टेक्सटाइल में हमें बेनिफिट मिलेगा, है ना? केमिकल्स में बेनिफिट मिलेगा, ट्रेड बैरियर्स हटेंगे, नॉन ट्रेड बैरियर्स में भी थोड़ा ईज़ मिल सकती है ना? ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर बता दोगे। तो आपने क्या कर दिया, एक ब्रॉड लाइन एक आपने डिस्कस कर दी और उसमें कमेंट अपने दे दिए। उसके बाद अगर हम बात करें इवैल्यूएट, इवैल्यूएट भी एकदम सिमिलर है एग्ज़ामिन की तरह। जैसे आपने क्या किया कि अगर हम ये बात करें कि वही जन धन योजना का हम लेते हैं एग्ज़ाम्पल, तो उसमें अगर स्टेटमेंट आता है कि इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल स्कीम और इसके अंदर काफ़ी अकाउंट्स ओपन हुए, इवैल्यूएट इट्स रोल इन लाइट ऑफ दिस। तो आप क्या करोगे वहाँ आप इवैल्यूएट करोगे कि देखो हाँ, जनधन ने देखो इतने अकाउंट्स खुलवाए, इतने करोड़ अकाउंट्स खुलवाए और उसके अंदर अभी जो है इतने लोगों को इंक्लूसिव जो है फाइनेंशियल सेक्टर में लेके आए, इंक्लूसिव बैंकिंग में लेके आए और इस तरह के सारे आप फैक्ट्स लिख दोगे, ठीक है? ये कैसे करोगे आप? ये करोगे आप फैक्ट्स की मदद से। यहाँ फैक्ट्स ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, आप उसको वैलिडेट भी करोगे साथ में कि यहाँ देखो जो है अकाउंट्स इतने खुले हैं, तो लगभग इतना एक्स करोड़्स अकाउंट खुले हैं और इतने जो हैं सब्सिडीज़ जो हैं इसके थ्रू जैसे इतना करोड़्स ऑफ सब्सिडीज़ क्या हुआ है इसके थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है? तो यहाँ फैक्ट्स लिख दिए, लेकिन अब इसके बाद क्योंकि हमारी डिमांड क्या है? इवैल्यूएट है, तो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो अब हम बताएँगे कि हालाँकि इतना पॉज़िटिव्स तो हुआ है,
लेकिन अभी कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी। लिमिटेशंस बताएँगे कि मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स आर रिडंडेंट, है ना? वहाँ आप डेटा लिख सकते हो कि इतना नंबर ऑफ अकाउंट आर रिडंडेंट। फिर बोलोगे कि इसमें जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है, ट्रांज़ैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है, जो लोग अवेल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप लिखोगे इवैल्यूएट में और इनके साथ क्या दोगे आप डेटा कि हाँ, ऐसा-ऐसा हो रहा है, ऐसा-ऐसा हो रहा है और ये देखो ये रहा डेटा। तो हमने इवैल्यूएट कर दिया, अच्छे पॉइंट्स भी बता दिए लेकिन उसमें कमियाँ क्या थी, लिमिटेशंस क्या थे, ठीक है? वो भी हमने बता दिए कि क्या-क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो हम इसमें बता देंगे। फिर आता है इलैबोरेट, फिर आता है उसी के साथ एक्सप्लेन, ठीक है? ये लगभग एक जैसे हैं, इलैबोरेट, एक्सप्लेन में आपको इन डेप्थ जाना है, उसके सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं, उसकी सारी डायमेंशंस डिस्कस करनी है ना? ये एकदम इलैबोरेटेड फुल वर्ज़न रहेगा आपका आंसर का, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें ही अच्छे से एक्सप्लेन करनी होगी अलोंग विथ एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? ये तो सबसे ईज़ी है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि इन डिटेल सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर आएगा एनालाइज़। एनालाइज़ में आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाए, तो आप उसका सिंपली पॉज़िटिव बताओगे और उसका नेगेटिव बताओगे। एनालाइज़ कर रहे हो आप उस चीज़ को कि ये ठीक है कि नहीं है। जैसे एआई की अगर हम बात करें, तो एआई इज़ ए ग्रेट टेक्नोलॉजी एंड इन फ्यूचर इट विल प्रूव टू बी ए दिस मतलब जो भी आपको स्टेटमेंट दिया जाए एआई से रिलेटेड, उसको आप क्या करोगे, उसके फिर पॉज़िटिव्स बताओगे और फिर उसके नेगेटिव्स बताओगे। तो ये आपने क्या किया, एनालिटिकल अप्रोच अपनाई यहाँ पे। ठीक है? तो ये डिफ़रेंस होता है इन सब कीवर्ड्स में। अगर हम कुछ और भी कीवर्ड्स की बात करें, तो जैसे अदर कीवर्ड्स होते हैं, इन्यूमरेट होता है। इन्यूमरेट में तो सिंपल होता है कि बस 1, 2, 3, 4 करके सारे पॉइंट्स आप गिना दो। जैसे अगर आपको बोला जाए कि स्वदेशी मूवमेंट जो था उसको उसके जो है कम सक्सेस होने की क्या-क्या रीज़न्स हैं, उनको आप इन्यूमरेट करो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आप सारे रीज़न्स इन्यूमरेट कर दोगे, यानी लिस्ट डाउन कर दोगे। ठीक है? इसके अंदर आपको कोई बहुत अलग से कोई एनालिटिकल अप्रोच या सब ये सब फॉलो नहीं करनी है। फिर आता है कंपेयर या फिर कॉन्ट्रास्ट या फिर डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, है ना? इस तरह के अगर आते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, मोस्टली कोशिश करना कि आप टेबुलर फॉर्मेट में बनाओ। जैसे आप बैंक्स और एनबीएफसी का रोल क्या कर रहे हो? अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो या इन दोनों के रोल्स पे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, तो आप एक डिफरेंस ये इस तरह से ये बना सकते हो टेबुलर। उससे आपका टाइम भी सेव होगा प्लस आपके पॉइंट्स हैं एकदम, उनकी विज़िबिलिटी आ जाएगी। डायरेक्टली आपको पॉइंट्स विज़िबल होंगे, ठीक है? मतलब बेसिकली जो इन्विजिलेटर हैं उनको पॉइंट्स विज़िबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये अगर आप इनको कीवर्ड्स को समझ जाते हो, इन टेल वर्ड्स को समझ जाते हो, तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि जब आप क्वेश्चन को देखते हो, आपका देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। ऑटोमैटिकली आप क्या करेंगे, पॉइंट्स उसी तरह से फ्रेम करना स्टार्ट करेंगे। आप एम्बिग्यूइटी में नहीं रहेंगे कि मुझे अब क्या करना है, मुझे मुझे इसमें कौन-सा पॉइंट लिखना है, मुझे इसमें कितनी डायमेंशन्स ओपन करनी है। आपके पास क्या रहेगा, आपके पास एकदम से सारी चीज़ें आपके व्यू पॉइंट में आने लगेंगी। जो पहले अगर आपको ऐसा होता था कि आप देखते थे क्वेश्चन को, समझते थे, 3 बार पढ़ते थे, 4 बार पढ़ते थे, फिर बाद में एनालाइज़ करते थे कि मैं क्या करूँ, इसके अंदर क्या लिखूँ? वो जो टाइम है, वो आपका सेव होगा और डेफ़िनिटली आपका स्कोर बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो एग्ज़ामिन वाला होता है, उसके साथ-साथ एसेस वाला भी आता है, ठीक है? जो इवैल्यूएट वाला हमने देखा था, तो अगर एसेस भी आता है, तो उसमें वही करना है जो हमने इवैल्यूएट या एग्ज़ामिन में किया था। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और अब से आप जब भी आंसर लिखें, इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें, ताकि आप एक बेहतरीन आंसर लिख सकें और मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में।